हाय गाइस, आज हम क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें हम आज टॉपिक कवर करेंगे एस्टेट्स जनरल. लेट्स स्टार्ट. सो वी हैव थ्री जर्नल्स, थ्री एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट and third estate. So in first estate we have clergy who enjoyed privileges by birth. So ये थे गाइस, मतलब बहुत अमीर लोग थे, ये सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस इनको मिलती थी. सेकंड एस्टेट में हमारे पास है नोबिलिटी, उनको भी बर्थ से प्रिविलेजेस मिली हुई थी, बट फ्यूडल प्रिविलेजेस थी वो. और थर्ड एस्टेट में आते हैं मिडिल क्लास पीपल, जैसे खेती वाले, फार्मर्स, ज़मीन, पीजेंट्स, आर्टिशंस, ज़मींदार, सर्वेंट्स और कोर्ट लॉयर्स, ऑफिशियल्स वगैरह वगैरह. तो क्या होता था कि जो पीजेंट्स हैं उनको फोर्स करते थे हम लॉर्ड्स के वहाँ पे सर्विस देने के लिए, उनके खेतों में काम करने के लिए, उनके घर में काम करने के लिए, आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिल्डिंग रोड बनाने के लिए. ओके. उसके बाद चर्च उनसे दो टैक्स लेती थी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स को हम कहते थे टैली, और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता था वो होता था टिथेस, जो हमारी चर्च लेती थी. चर्च शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स लाइक सॉल्ट एंड टोबैको कॉल्ड टिथेस. ओके. या सो गाइस, जो हमारी एस्टेट जनरल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट. सो क्या हुआ कि 5 मई 1789 को जो हम वहाँ पे गए थे ना, ओथ लेने जब गए थे ये, तो वहाँ पे 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे. फर्स्ट एस्टेट के 300, सेकंड के 300 एंड थर्ड के 600. और गाइस, 300 लोगों की भी एक ही वोट होती, ठीक है, और 600 लोगों की एक ही वोट होती. तो अब क्या हुआ, monarch did not have the power to impose taxes on his own, but had to organize a meeting for the approval of those taxes. तो ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें कि 1200 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, ये कराई थी मोनार्क ने. ओके. तो अब क्या हुआ, जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट्स हैं, इन्होंने कहा कि इनको भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, बट मोनार्क ने कहा कि नहीं मिलेंगे. थर्ड एस्टेट में ना तो वुमेन अलाउड थे, ना चिल्ड्रंस अलाउड थे, लोअर सेक्शन वाले. और वो थर्ड एस्टेट वाले अप्रॉक्स 40,000 लेटर्स लाए थे जिसमें उनकी शिकायतें वगैरह थी, ठीक है. और फर्स्ट एस्टेट, लेट मी शो यू, फर्स्ट एस्टेट इस साइड बैठी हुई थी, सेकंड इस साइड, और थर्ड एस्टेट को पीछे खड़ा कर दिया था. कहा कि बेइज्जती की और कहा तुम खड़े रहो. ओके. तो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो एजुकेटेड थे, खुशहाल थे. वो मानते थे कि फ्रांस में हर इंसान को अधिकार मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन करने का इंडिविजुअली. मतलब फ्रांस में हर इंसान को अपना वो मिलना चाहिए, अपना हक मिलना चाहिए, ठीक है. उसके बाद अब देखो, जैसे आपको पता है मोनार्क क्या करता था, वो बड़ा तेज़ था. वो कहता था यार वोटिंग हो रही, टोटल 3 वोट्स होनी है. सबको पागल बनाता था. फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट्स ये दोनों मिला के 2:1 का रेशियो बना के वोट डालेंगे, और हमेशा की तरह राजा जीत जाएगा. और इस बार भी वही हुआ, इस बार भी वही होता. लेकिन इस बार जब ये 100-150 साल बाद ये मीटिंग हुई, तो थर्ड स्टेट वाले लोगों ने इसके प्रति अपना
अपनी आवाज़ उठाई, ठीक है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट एस्टेट को फर्स्ट वोट नहीं, वन एस्टेट वन वोट, एक एस्टेट की एक वोट, चाहे उसमें 1000 लोग हो, उन 1000 लोग की भी एक ही वोट होगी, ऐसा नहीं चलेगा। वन रिप्रेजेंटेटिव वन वोट, 300 लोग तो 300 वोट, ऐसा होना। उन्होंने मोनार्क को कहा, मोनार्क ने मना कर दिया। वो लोग वही सब मीटिंग छोड़कर चले गए। फिर लुईस 16 ने रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से सब लोग असेंबली से चले गए, है ना। मस्त। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक्सप्लेन द मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। एस्टेट क्या था? एक मेजर पॉलिटिकल ग्रुप या क्लास जो स्पेसिफिक पॉलिटिकल पावर्स थे, जैसे कि क्लर्जी और नोबल्स, कॉमन्स इन फ्रांस और द लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, लॉर्ड्स टेम्पोरल एंड कॉमन्स इन इंग्लैंड। अ मेजर पॉलिटिकल और social group or class, especially the ones having specific political powers as the clergy, nobles and commons in France or the lords spiritual, lords temporal and commons in England. हमारे पास 2 टैक्स लेते थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स को हम कहते थे टैले, जो हम स्टेट को डायरेक्ट देते थे, और इनडायरेक्ट वे में वो टिथे लेते थे जो चर्च लेती थी 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब हमारा जो भी खेती बाड़ी, जो भी हमारा मीन सैलरी वगैरह हुई है, उसका 1/10 वो ले लेते, ठीक है। कितनी एस्टेट्स में डिवाइड थी? 3 एस्टेट्स में। क्या थर्ड एस्टेट्स को प्रिविलेजेस मिले थे? नहीं। कौन सी एस्टेट्स को प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले थे, बेनिफिट्स? क्लर्गी और नोबिलिटी को। मीटिंग में थर्ड एस्टेट का प्रपोजल कैसे रिजेक्ट हुआ था? उन्होंने डिमांड की थी कि वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, इन विच ईच मेंबर वुड हैव एक वोट। एक वोट होगी, हर मेंबर एक मेंबर एक वोट, 1:1। बट किंग ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, और फिर वो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स असेंबली से चले गए प्रोटेस्ट करते हुए। सो आई होप अगर अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन द मीटिंग ऑफ एस्टेट्स जनरल, आप कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ ना, वो थर्ड एस्टेट शांत नहीं बैठे। 5 मई के बाद 20 जून को ये दोबारा मिले। कहाँ मिले? ये मिले एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, जहाँ पे इन्होंने नेशनल असेंबली बनाई थी और शपथ ली कि हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक इन थर्ड एस्टेट की सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती। तो इन लोगों ने ये शपथ खाई और उस इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हो गए, ठीक है। यू नो हु वर लीडिंग देम? उनको कौन लीड कर रहा था? मिराबू एंड एबेसीज। आपको पता कौन थे वो? मिराबू सेकंड एस्टेट का नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, और एबेसीज फर्स्ट एस्टेट, वो एक प्रीस्ट था चर्च का। मीन्स अब आप देखो कितनी अच्छी बात है, थर्ड एस्टेट वालों के प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट वाले, क्योंकि वो भी जानते थे कि थर्ड एस्टेट वालों के साथ गलत हो रहा है, और इसलिए वो उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि उठो, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो ये सब, जाओ जाके लड़ो, प्रोटेस्ट करो, अपना हक मांगो। तो वो उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। इंस्पाइट उन्होंने कहा कि ये जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो नहीं मिलने चाहिए। किनको? फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को। इन्होंने कहा कि बहुत स्पीचेस दी कि मीन्स हमें नेशनल असेंबली चाहिए। एबेसीज ने एक पैम्फलेट भी लिखा था जिसमें पूछा था व्हाट द थर्ड एस्टेट इज़। थर्ड एस्टेट क्या है, इसके ऊपर पूरा इन्होंने टिप्पणी लिखी, पैम्फलेट लिखा, ठीक है। कि हम तो पैम्फलेट लिखा कि हम तो उन्हें कुछ समझते ही नहीं हैं, तो हम थर्ड एस्टेट वालों की साइड क्यों ले रहे हैं। अब देखो, ये आ गई वही वाली पोर्शन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। क्या हुआ, बहुत
ठंड पड़ी, हार्वेस्टिंग भी ख़राब हो गई, सबकी बेकार हो गई, ब्रेड के प्राइस बढ़ गए, ब्रेड का दाम बढ़ गया, होर्डिंग करने लगे लोग। जैसे प्याज 10 रुपये किलो चल रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। अचानक पता चला फसल ख़राब हो गई तो प्याज महंगा होने वाला है मार्केट में। जितना भी प्याज बेचते थे वो होर्डिंग कर रहे थे, गोडाउन में रख लेते थे कि जब मार्केट में प्याज का दाम बढ़ेगा हम तब ये प्याज बाहर निकालेंगे, हमने इसको ख़रीदा हुआ है 5 रुपये में, बेचेंगे हम 10, 20, 25, 30 रुपये में, तो कितना प्रॉफिट बनाएंगे। तो लोगों ने होर्डिंग करी शुरू कर दी, होर्डिंग करनी शुरू कर दी। एक दिन काफ़ी घंटों के बाद औरतों का सब्र, मतलब उनका वेट टूट गया, वेट ख़त्म हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। सो गाइस, आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, हु रिप्रेजेंटेड द नेशनल असेंबली ऑन 5 में 1789। एक बार आप ये देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, bye guys, that's all for today's video.